नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बिहार में जाति जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद विपक्ष की इंडिया गठबंधन के हौसले बुलंद हैं। इंडिया गठबंधन को यकीन है कि वो जाति के हथियार से चुनावी धर्म युद्ध में बीजेपी को परास्त करने में कामयाब होगा। वहीं बीजेपी हिंदुत्व के सहारे 2024 की बैतरणी को पार करने की जुगत में है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की घोषणा की गई है। आयोजन को भव्य बनाने की तैयारी कर ली गई है ताकि इसका फायदा 2024 के लोकसभा चुनाव में उठाया जा सके। बीजेपी धर्म की जाति की काट ढूंढ रही है। कुल मिलाकर अभी जो सियासी माहौल बन रहा है, इस दशक ने 2 दशक से अधिक समय बाद मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई के लिए मंच तैयार कर दिया। दो 2024 में होने वाले आम चुनाव के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया और एनडीए तैयार है। युद्ध की रेखाएं खींची जा चुकी है। सियासी हथियारों को धार दी जा रही है। बीजेपी को हिंदुत्व, राम मंदिर, महिला आरक्षण और यूनिफॉर्म सिविल कोड का भरोसा है, जबकि बिहार में जाति जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद इंडिया गठबंधन के हौसले बुलंद है। इंडिया गठबंधन को यकीन है कि वो जाति के हथियार से चुनावी धर्म युद्ध में बीजेपी को परास्त करने में कामयाब होगी। बिहार में हुई जाति जनगणना के अनुसार पूरे बिहार में पिछड़ा वर्ग 27.13% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01% है। यानी दोनों को मिला दिया जाए तो बिहार में सबसे ज्यादा 63% ओबीसी है। 19% से थोड़ी ज्यादा अनुसूचित जाति और 1.68% अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या बताई गई। अनुसूचित जाति के अंदर महादलितों में आने वाले मुसहरों की आबादी 3% है। वहीं सामान्य वर्ग 15.52% है, जिसमें भूमिहार की आबादी 2.86%, ब्राह्मणों की आबादी 3.66%, राजपूतों की आबादी 3.45%, जबकि कायस्थों की आबादी 0.60% है। जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस कुर्मी जाति से आते हैं, उसकी जनसंख्या 2.87% है। वहीं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की जाति के लोगों की आबादी 14% है। यानी बिहार में सबसे ज्यादा 63% ओबीसी है। और अब इसी वोट बैंक के लिए जंग छिड़ गई है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में इंडिया गठबंधन की कल्पना साकार हुई, जबकि नीतीश की सरकार ने ही बिहार में तमाम अड़चनों के बावजूद जातीय जनगणना को अंजाम दिया है। ऐसे में विपक्षी गठबंधन 63% ओबीसी वोट बैंक के बूते 2024 में सत्ता का दावा कर रहा है। सड़क से संसद तक हम लोगों ने संघर्ष किया था। जातीय जनगणना हम लोग चाहते थे, लेकिन बिहार में हम लोगों ने जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया है। और साइंटिफिक जो डेटा जो है, आर्थिक सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लगातार हम लोगों ने जो लड़ी है, और चुनाव में भी यह हमेशा से हम लोगों का अहम मुद्दा रहा है, बेरोजगारी और जातीय जनगणना को लेकर के। राहुल गांधी भी कई मौकों पर ओबीसी को उसका हक दिलाने की बात करते रहे हैं। राहुल गांधी अपनी चुनावी रैली में जितनी आबादी उतना हक की बात कर रहे हैं। राहुल सत्ता में आने पर पूरे देश में जाति जनगणना कराने की बात कर रहे हैं। इसीलिए हमारा पहला काम कास्ट सेंसस होगा, और जैसे ही हमारी सरकार आएगी, हम देश को बता देंगे इस देश में कितने ओबीसी हैं, कौन से कितने जात की आबादी है। वहीं बीजेपी हिंदुत्व के सहारे 2024 की बैतरणी को पार करने की जुगत में है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की घोषणा हो गई है। आयोजन को भव्य बनाने की पूरी तैयारी कर ली गई है ताकि इसका फायदा 2024 के लोकसभा चुनाव में उठाया जा सके। बीजेपी धर्म से जाति की काट ढूंढ रही है। तभी तो पीएम ने आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस हिंदुओं को जाति में बांटकर देश को बांटना चाहती है। अभी जो सियासी माहौल बन रहा है, इस माहौल ने 2 दशक से अधिक समय बाद मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई के लिए मंच तैयार कर दिया है। मंडल मतलब राजनीति की वो धारा जो वीपी सरकार के बीपी मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद शुरू हुई। जनता पार्टी सरकार ने इस आयोग का गठन किया था।
5 सदस्यीय कमीशन ने अन्य पिछड़ा वर्ग के नाम से पहचानी गई जातियों के लिए अलग कोटे की सिफारिश की थी। मंडल आयोग ने 1931 की जनगणना के आधार पर अनुमान लगाया था कि देश की आबादी में 52% हिस्सेदारी ओबीसी की है। इस वर्ग को नौकरियों और उच्च शिक्षा में 27% आरक्षण दिया जाना था। ये वो समय था जब बीजेपी राम मंदिर अभियान पर थी। राम मंदिर को चुनावी मुद्दा बनाने के लिए बीजेपी के आइडिया का उद्देश्य था जाति विभाजन को खत्म करते हुए बड़े हिंदू समाज को अपने वोट बैंक में बदलना। लेकिन वीपी सिंह के मंडल आयोग वाले कदम ने एक ही समुदाय के भीतर जाति को धर्म के खिलाफ खड़ा कर दिया। अब मंडल राजनीति का दूसरा अध्याय बिहार से आ रहा है। साल 2019 में बीजेपी की जीत के पीछे ओबीसी वर्ग प्रमुख कारण रहा था। अब जाति जनगणना का श्रेय लेकर विपक्षी पीएम मोदी के इसी वोट बैंक पर कब्जा करने की रणनीति पर काम कर रहा है। ऐसे में 2024 में अगर मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई हुई तो इसे ओबीसी के खिलाफ माना जाएगा, जो बीजेपी की सियासत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो कुल मिलाकर इस माहौल ने 2 दशक से अधिक समय बाद मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई के लिए मंच पूरी तरह से तैयार कर दिया। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अनिल गोयल जी हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। विजय कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के, आपका बहुत स्वागत है। अशोक यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। अशोक जी बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ हमारे साथ आजाद गांधी जी जुड़ गए हैं, महासचिव है आरजेडी के, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ करते हैं विजय कौशिक जी। विजय कौशिक जी, क्या वाकई ये कहा जा सकता है कि देश में एक बार फिर से मंडल बनाम कमंडल की सियासत और ये लड़ाई शुरू हो गई है? नहीं, कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं मानती, क्योंकि उसके पीछे कारण ये है, पिछड़े जो जाति के लोग हैं उनकी कोई जाति नहीं है सही मायने। जो किसी जाति के लोग अगर किसी कारण से पिछड़ गए हैं उनकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि अब समय आ गया है, तो चाहे ब्राह्मण अगर कोई गरीब है, चाहे वैश्य समाज का व्यक्ति कोई गरीब है, पिछड़ा है, चाहे वो राजपूत है, तो अब सभी को उनका हक दे देना चाहिए। जिसकी जितनी आबादी है इस देश में उनको उसी आधार पर एक रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, जिससे कि वो लोग भी समाज की मुख्य धारा में आ सकें। कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी का भला होना चाहिए, चाहे किसी भी जाति का व्यक्ति है, वो गरीब और पिछड़ा नहीं रहना चाहिए। इसलिए अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम तो फिर जातिगत जनगणना की बात क्यों की जा रही है? इसका समर्थन क्यों कर रहे हैं आप लोग? आर्थिक सर्वेक्षण करवाइए ना, आर्थिक सर्वे करवाइए। अगर आप कहते हैं कि जो गरीब है, जो पिछड़ा, उसको न्याय मिले, उसका उत्थान हो, तो फिर ये जातिगत जनगणना क्यों, आर्थिक जनगणना क्यों नहीं? सबसे पहली बात कि मोदी सरकार ने इस देश को जात पात के नाम पर बांट दिया है अंग्रेजों की तरह। आज मोदी जी कह रहे हैं, हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हम जात पात के नाम पर बांट रहे हैं, क्योंकि हम जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। तो मोदी जी, हमारा आपसे निवेदन है कि इस देश में एक बिल इस तरह का लेकर आइए, आपके पास बहुमत है, आप उसे पास कराइए कि यहाँ ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे राजपूत हो या शूद्र हो, किसी भी जाति का हो, अब उसकी पहचान हिंदू शब्द से होगी, उनके नाम के आगे हिंदी लिखा जाएगा। जब आप किसी को वजीफा देने की बात करते हैं तो चीख चीख कर पूछते हैं तुम्हारी जात क्या है। जब किसी मदद की बात करते हैं मोदी सरकार, तो चीख चीख कर पूछती है कि तुम किस जाति से हो, निचली किस जात से हो। तो जात पात के नाम पर बांट रही भाजपा सरकार के समक्ष अब एक चुनौती आ गई है, क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं कि उनकी पहचान होनी चाहिए, जिनको आरक्षण का लाभ मिल रहा है या जिनको नहीं। मतलब आप कुल मिला के कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जात के नाम पर देश को बांटने का काम किया। अनिल जी, ये तो प्रधानमंत्री कहते हैं
कि ये विपक्षी गठबंधन इंडिया ये काम कर रहा है या बिहार की सरकार ये काम कर रही है कि देश को जाति के नाम पर बांटा जा रहा है? ये तो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से काम हो रहा है। इसमें एक बात और मैं आ रही हूँ सर, आ रही हूँ ना, आ रही हूँ। जल्दी से 1 सेकंड अनिल जी। बिहार के अंदर जब बिहार के अंदर नीतीश कुमार ने निर्णय लिया था तो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी की मदद मिली भगत शह कुछ भी ठीक है अनिल जी जल्दी से जवाब दीजिए। जाति जनगणना बिहार में हुई है। नेहा जी सही मायनों में कांग्रेस ने हमेशा देश की जनता को आपस में बांटने का काम करा है और आरोप ये भारतीय जनता पार्टी पर लगा रही है। कभी ये अगड़ा पिछड़ा बांटते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम में बांटते हैं, मस्जिदों से फतवे जारी करवाते हैं और हिंदू मुस्लिम बांटते हैं, और कभी ये जाति का तरफ बांटते हैं। आज देश विकास की तरफ चल रहा है तो ये विकास के विरोधी होकर के विकास नहीं चाहते, देश को आपस में बांट करके देश की स्थिति खराब करना चाहते हैं। आज देश विश्वगुरु बनने की तरफ चल रहा है, आज देश महाशक्ति की तरफ बनने चल रहा है, आज देश के हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, ये इनको पच नहीं रहा है। जो इनका इंडी गठबंधन है इनको ये सब बात पच में नहीं है, तो नए नए रास्ते नए नए तरीके से निकाल रहे हैं। और मैं बिल्कुल नेहा जी आपकी बात से सहमत हूं। वो मंडल की बात कर रहे हैं तो आप कमंडल की भी तो बात करते हैं, उसे बुलाया जा सकता है क्या? ये उसे हटाया जा सकता है क्या? आप हिंदुत्व की बात नहीं करते? जब विपक्षी पार्टी कहती है कि विकास की बात करिए तो आप हिंदुत्व की बात करते हैं, आप राम मंदिर की बात करते हैं, आप तमाम और मंदिरों की बात करते हैं। नेहा जी मैं वही बात कर रहा हूँ, ये सनातन धर्म को गाली देते हैं, सनातन धर्म को बीमारी बताते हैं और एक तरफ अपने आप को दावा ये करते हैं कि मंदिर के तलाश का ताला हमने खुलवाया। अब तो ये तो अपने आप को स्थिति स्पष्ट करें कि सनातन धर्म को गाली देने वालों को अपने साथ रखेंगे या राम मंदिर का ताला खुलवाने के श्रेय अपने आप को लेना चाहेंगे। इसी तरीके से मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ और सर्वेक्षण होना चाहिए, जनगणना होनी चाहिए तो आर्थिक आधार पर होनी चाहिए और आर्थिक आधार पर जो भी पिछड़ा हुआ है उसकी मदद करनी चाहिए, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप जातियों में बात करके, आप धर्मों में बात करके देश में क्यों बवंडर खड़ा करना चाहते हैं, क्यों देश की स्थिति खराब करना चाहते हैं? आजाद गांधी जी, देश में बवंडर खड़ा करने का काम क्या आप लोगों की तरफ से किया जा रहा है? और सवाल इस बात को लेकर भी है, भारतीय जनता पार्टी अगर ये कह रही है कि हिंदुओं को बांटने की कोशिश की तरह इस फैसले को देखा जा रहा है या इस रिपोर्ट को देखा जा रहा है, क्या वाकई देश में एक बवंडर खड़ा कर रहे हैं और देश में हिंदुओं को बांटने का काम किया जा रहा है आप लोगों की तरफ से? देखिए नेहा जी, ये समझिए कि हिंदुस्तान में एक पहला ऐसा राज्य है जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी ने एक बड़ा साहसिक कदम किए। उनका साहसिक कदम था। जो व्यक्ति अपनी शक्ति को नहीं जानते थे, अपने आप को शक्ति विहीन लोग समझते थे, ये शक्ति विहीन है, और ये दोनों नेताओं ने मिलकर शक्ति दी, आत्मा को जो है जगाने का काम किया। आज बिहार में खुशी का लहर है पूरे बिहार में, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनकी आबादी कम है, उनको तकलीफ है कि हमको क्यों आबादी मेरा कम है, वहाँ गलत जनगणना हुआ है, इस तरह का आरोप और प्रत्यारोप का भी सिलसिला जारी है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को शक्ति मिल जाए, अगर वो जान रहा है कि हम शक्तिशाली हैं, लेकिन लोग कह रहा कि तुम शक्तिहीन हो, इस पार्टी ने बिहार ने शक्ति देने का काम गरीबों के बीच किया है और ये शक्ति एक नया आंदोलन का रूप लेगी। ये लोग करने न दीजिए मंडल कमंडल, महिला आरक्षण, जितना इनको है हम लोग इनका विरोध नहीं करते हैं। एक समय ऐसा आएगा कि भारतीय जनता पार्टी को कोई पूछने वाला नहीं होगा। कम से कम बिहार में तो स्थिति बन गई है। ये जिस तरह से एक कार्ड खेले चुनाव में महिला आरक्षण का, बिना दलितों को, बिना अति पिछड़ा को आरक्षण दिए हुए अलग से आरक्षण की व्यवस्था इन्होंने नहीं की और महिला आरक्षण लागू कर दिया। ये कब से महिला आरक्षण लागू तो इसे भी एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जाए ना आप लोगों की तरफ से कि चुनाव से एंड पहले अगर ये रिपोर्ट कार्ड जारी कर दी जाती है, उसमें बता दिया जाता है कौन किस जाति का कितना प्रतिशत है, तो इसे तो एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जाए कि अब आप विकास के नाम पर नहीं, अब आप लड़ेंगे जाति के नाम पर। देखिए, अब हम लोगों की लड़ाई जो है प्लानिंग कमीशन से है, नीति आयोग से है। हाँ। मैं कल भी इन बातों का चर्चा किया था
कि आर्थिक सर्वेक्षण का भी कुछ रिपोर्ट है इसमें। हाँ। कि किस जाति की क्या हालात है, सड़कों का उस गांव में हालात क्या है। इसके पहले भी एक अति पिछड़ा आयोग का गठन बिहार में हुआ था और उसके चेयरमैन और कई कमेटी के सदस्य द्वारा बनाया गया था। हाई कोर्ट के निर्देश पर कहा गया था यथाशीघ्र बनाइए, और उन्होंने एक अच्छा रिपोर्ट हाई कोर्ट को भी प्रेषित किया और राज्य सरकार के पास है। और ये रिपोर्ट जो है, जो दोनों रिपोर्ट, जाति जनगणना का रिपोर्ट और जितना जो है, दोनों रिपोर्ट जो है, आप देखिएगा कि नीति आयोग में जो प्रोजेक्ट बनेगा, जो लोगों को लाभ मिलेगा, इतना लाभ मिलेगा कि गरीब जो है जय जयकार होगा। आज आप चौक चौराहे पर हर टीवी मीडिया वाला जो है एक ही चर्चा लोग कर रहा, तमाम, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, गरीब हो, सबके मन में खुशी है कि नीतीश जी ने, तेजस्वी जी ने बड़ा अच्छा काम, साहसिक काम किया, हिम्मत वाला काम किया। ठीक है अशोक यादव जी, क्या वाकई इसे साहसिक काम बताएंगे क्या, या फिर एक चुनाव जीतने के लिए एक और कदम आगे बढ़ाने की कोशिश जो है नीतीश कुमार की तरफ से या मौजूदा सरकार बिहार की तरफ से की गई है? पूजा जी देखिए, ये वास्तव में ऐतिहासिक चुनाव की राजनीति करते हैं। आजाद गांधी जी, भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि महिला बिल जो लाया है, हाँ। ये चुनाव के लिए ये खुद लाए हैं, हाँ। कि फिर इनके पास, इन्होंने सोचा कि अब हमारे पास ठीक है, महिला बिल पे नहीं जा रहे ना अभी हम। ठीक है अशोक जी। देखिए पूजा जी, ये वास्तव में साहसिक कदम है सरकार का, और बिहार सरकार, नीतीश और तेजस्वी जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। पिछड़े और दलित समाज इनका हमेशा ऋणी रहेगा, क्योंकि आप देखेंगे कि लगातार जो आप अभी अपने ओपनिंग रिमार्क में आप कह रही थी कि क्यों ना आर्थिक आधार पे इसको सर्वे कराया जाता, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि इसको आर्थिक आधार पर भी हम कराएंगे। लेकिन आप देखेंगे जो सदियों से डिस्क्रिमिनेशन होता आया है पूजा जी, वो आर्थिक आधार पर नहीं डिस्क्रिमिनेशन होता है। भेदभाव आर्थिक आधार पर नहीं किसी के साथ होता है। भेदभाव जब भी होता है वो जात के आधार पर होता है, धर्म के आधार पर होता है, मजहब के आधार पर होता है। आर्थिक आधार पर किसी का शोषण नहीं, आपने सुना होगा। लेकिन आप देखेंगी जो 1990 की राजनीति पूजा जी, वो राजनीति में पिछड़े और दलितों का क्या स्थिति थी उस समय के दौर में अगर आप जाएंगी मंडल कमीशन के पहले, तो पिछड़े दलितों की स्थिति ये थी कि वो बटाई पे किसी जमींदार के यहाँ कहीं काम करते थे तो उनको 2-4-5 किलो राशन मिल जाता था, किसी तरह से अपना रोटी चलाते थे। उनको नौकरियों में उनका रिप्रेजेंटेशन 5% भी नहीं था। लेकिन मंडल कमीशन जब लागू हुआ माननीय बीपी सिंह के सरकार द्वारा, उन्होंने बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम किया। उसके बाद पिछड़े दलितों की स्थिति में ड्रेस्टिक चेंज हुआ, उनका अपलिफ्टमेंट हुआ, उनका उद्धार हुआ। लेकिन उनकी सरकार को यही भारतीय जनता पार्टी की जो उस समय सहयोगी दल था, उसने कमंडल यात्रा निकाल करके आडवाणी जी के नेतृत्व में उनकी सरकार को गिराने का काम किया। पिछड़े दलितों को डाइवर्ट करने के लिए, ताकि वो अपने अधिकारों की मांग न कर सके, उनको उलझा दिया। राम मंदिर में मंडल कमीशन को काट के तौर पर उन्होंने कमंडल निकाल दिया, ताकि वो लोग मंदिर मस्जिद में उलझे रहे। सवाल ये है ना कि सर कैसे समाज का निर्माण करना आप जो लोग चाहते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। क्या आप चाहते हैं जो गरीबी है वो खत्म हो, या फिर जाति के आधार पर जो देश है वो बटा हुआ नजर आए, या फिर जाति के आधार पर उत्थान लोगों का हो? अनिल जी, सीधा रुख में आपका कर लेती हूँ। ब्रेक पे जाने से पहले देखिए, जिस बात का जिक्र हो रहा था और ये कहा जा रहा था कि दलितों और पिछड़ों को न्याय मिलना चाहिए, आर्थिक आधार एक हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ भेदभाव तो आर्थिक आधार पर नहीं होता, वो तो दलित और पिछड़ों के आधार पर होता है। सवाल इस बात को लेकर भी है कि जब हम बिहार की राजनीति की बात करते हैं और जब इस बात को उठाया गया था, इस बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की गई थी, तब ये आश्वासन मिला था कि होगा। फिर ये कहा गया कि आप अपने लेवल पर करवा लीजिए बिहार में। जब बिहार में हो गया तब हेलो जी नेहा जी, आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आपको मिल रही है मेरी आवाज? हाँ आ रही है जी। आप लोगों की तरफ से भी सर ये कहा गया था ना कि हम लोग इसका समर्थन करते हैं, आज आप लोग विरोध में क्यों उतर आए? नेहा जी देखो, सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी ये जो जनता में भ्रम फैला करके हम इनसे पूछना चाहते हैं कि इन्होंने बिहार सरकार ने गरीबों के लिए क्या करा।
कितनों को इन्होंने रोजगार दिया, कितनों को इन्होंने नौकरी दी, कितनों को बिहार में जो पिछड़ा होता जा रहा है, बिहार में कहाँ कितनी तरक्की करी। इस विषय पर जनता का ध्यान बटाने के लिए, जनता का ध्यान ये ना जाए, जनता इनसे काम का हिसाब ना मांगे, और इन्होंने जनता में भ्रम फैलाने के लिए एक शगुफा छोड़ा है कि जिससे कि इनकी जो कमियां हैं, जो जनता इनसे पूछती, उसका ये जवाब ना दे सके। अभी मेरे भाई कह रहे थे, उनको उनका विश्वनाथ प्रताप सिंह जो हमारे मंत्री थे, मंडल कमंडल निकाय थे, उनके विषय में बात कर रहे थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आज जिस कांग्रेस पार्टी ने उस सरकार का विरोध करा, जिस कांग्रेस पार्टी से निकल करके वो बाहर आए, जिस कांग्रेस पार्टी उन्होंने भ्रष्टाचार करा, आज आप उस कांग्रेस पार्टी में शामिल हैं, आज उस कांग्रेस पार्टी के आप मुख्य घटक दल हैं, तो आप खुद अपने आप में भ्रम में पड़े हुए हो और आप खुद कंफ्यूज हो, और सिर्फ हमको किसी भी तरीके से सत्ता प्राप्ति करनी है, जनता में भ्रम फैला करके हम ये काम करना चाहते हैं। आजाद गांधी जी, भ्रम फैलाने का काम आप लोग कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो सीधे सीधे आरोप लगाया जा रहा है, कह रहे विकास की बात क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं बताते कितनी नौकरियां आप लोगों ने दी है। देखिए, हम लोग भ्रम फैलाने का काम नहीं कर रहे हैं। 2005 के बाद एक विधेयक लाया गया था, जो ये कह रहे हैं कि आपने अति पिछड़ों के लिए क्या किया, नौकरियां दी गई कि नहीं दी गई, इनका हिसाब अभी हम थोड़ा देर में लेंगे। लेकिन पहले मैं अपना हिसाब दे देना चाहता हूँ कि बिहार भी एक पहला ऐसा राज्य बना। इसके पहले भी जो पंचायती राज अधिनियम में संशोधन हुआ और उसमें पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग की महिलाओं को अलग से आरक्षण की व्यवस्था जनप्रतिनिधि में, नगर निकायों में किया गया, लोकल बॉडी में किया गया। आज देखिए, बिहार में जिला परिषद के अध्यक्ष भी अति पिछड़ा समाज से हैं, अकलियत समाज से हैं, दलित समाज से हैं, मुखिया हजारों की संख्या में है, सरपंच हजारों की संख्या में है, वार्ड सदस्य। एक पॉलिटिकल कंसेंसस अगर कोई पैदा किया है, उसका नाम नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव है। ये क्या किए हैं, कितना अधिनियम आज जो हम जब यहाँ महिला आरक्षण की बात ये कह रहे हैं कि हम महिला, यहाँ पहले से भी महिला आरक्षण लागू है, हम अलग से सिपाही में। आप देखिएगा कि बिहार के हर थाना में महिला राइफल लेकर के ड्यूटी कर रही है, उसको डर भय नाम का चीज नहीं है, गाड़ी चला रही है महिला है। इतना प्रगति बिहार का, हम हर गरीब लोगों को छात्रवृत्ति, पेंशन योजना, साइकिल योजना, क्या नहीं हम लोग दिए। हमारे शिक्षा व्यवस्था में सुधार, अति पिछड़ा के कल्याण के लिए विशेष काम, ये बता। ठीक है अनिल जी, 10 सेकंड है आपके पास, जल्दी से बात रख लीजिए। मैं आ रही हूँ, फिर आ रही हूँ। मैं सर एक बात, ये जो सारी बातें कह रहे हैं, आज भी पूरे देश में बिहार की जनता, बिहार के लोग जो है पूरे देश में जाकर अपना पेट पालने काम करते हैं, काम ढूंढते हैं, उन्हें काम मिलते हैं। बिहार में अगर काम होता तो बिहार के अंदर ही रहते हैं। तो क्यों जाते हैं सर? इससे पहले तो आपकी सरकार थी, अभी आरजेडी के साथ सरकार बने हुए टाइम कितना हुआ है? आज ही पूरे हिंदुस्तान में बिहार के लोग जाकर के काम करते हैं, अपना पेट पालते हैं, बेचारे मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं, क्योंकि बिहार से आगे बढ़ा नहीं है। बिहार में काम नहीं है, बिहार में रोजगार नहीं है। आप कागजों में क्या करा क्या नहीं करा, यहाँ पर बैठ के जो मर्जी बोलने से कुछ नहीं होता। लेकिन ये बड़ा स्पष्ट है कि पूरे देश के अंदर बिहार के लोगों ने जाकर के वहाँ पर मजदूरी करके अपना पेट पाल रहे हैं। अगर बिहार में ही बिजनेस होता, बिहार में रोजगार होता, तो बिहार में रहते। आप लंबी चौड़ी बात करके अनिल जी, बिहार एक सेकंड ऐसे नहीं जनता ये देख रही है, बिहार के व्यक्ति बेचारे पूरे स्टेट में जाकर के अपना पेट पाल रहे हैं, अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, ये आप लोगों को देखना चाहिए। नहीं, ठीक है एक एक करके बात करो। अनिल जी, इससे पहले तो सर आपकी ही सरकार थी, ना, सवाल तो आपसे भी पूछा जाएगा। एक सेकंड आजाद गांधी जी रुक जाइए, ऐसे नहीं। सरकार में शामिल थे नीतीश जी, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे। नहीं तो आपकी चलती नहीं थी क्या? नीतीश कुमार जी है, जब आप भी तो नीतीश कुमार, इससे पहले भी नीतीश कुमार ने ये तुम्हारे लालू प्रसाद यादव को ये भ्रष्टाचारी कह करके उनकी सरकार से बाहर निकले, अब उन भ्रष्टाचारी हम जाकर के मिल गए। यानी बिहार का बेड़ा गर्क करने पर लगे हुए हैं। बिहार के उत्थान की बात नहीं करते, बिहार के विकास की बात नहीं करते, बिहार की डेवलपमेंट की बात नहीं करते। एक एक करके रखिए ना बात, ऐसे नहीं होता ना। आजाद गांधी जी, मैं दूंगी ना वक्त आपको, 2 मिनट रुक जाइए। एक दूसरे के साथ गठबंधन करते हैं। नहीं, एक बात मुझे बताइए ना अनिल जी, इससे पहले तो आप लोग समर्थन कर रहे थे
अब ये सियासी मजबूरी थी क्या समर्थन करना? ये समझ नहीं आ रहा मुझे कि इससे पहले तो आप लोगों के नेता कह रहे थे नहीं नहीं अच्छी बात है, अगर जातिगत जनगणना होती है हम तो उनके साथ है। आज जब रिपोर्ट सामने आई तो आप लोग इसके विरोध में उतर आए। आप लोगों को अचानक ऐसे लगने लगा कि हिंदुओं को बांटने की कोशिश देश में की जा रही है, क्यों? अब ऐसा क्यों लग रहा है आप लोगों को? नेहा जी सही बात ये है कि जो देश का जनता का ध्यान बताने ये कर रहे हैं, देश के विकास की तरफ ध्यान नहीं है। हमारा विषय देश के विकास में ध्यान नहीं है। नहीं, पहले समर्थन अब विरोध क्यों? बिहार के विकास पर विकास की बात तो पहले भी की जाती थी ना सर, पहले की करनी चाहिए थी ना। नेहा जी मेरी बात, मैं ये कहता हूँ इन्होंने ये जो है इनका लालू जी का जो बेटा है उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लाकर नीतीश से ऊंचा अलग हुए थे नहीं। हम भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते थे, हमने नीतीश जी का साथ दिया कि चलो भ्रष्टाचार खत्म हो, बिहार आगे बढ़े, लेकिन ये फिर जाकर उनके लिए भ्रष्टाचार के साथ जा करके मिल गए। मेरा कहने का मतलब क्या है कि इनका कोई नीति नहीं है, इनका कोई नियत नहीं है, इनका कोई नेता नहीं है, लेकिन फिर भी किसी तरीके से कुर्सी पर हथियार के लिए तरह तरह के हथकंडे ये अपना रहे हैं। ठीक है। आज इनको ये है कि जो देश के अंदर चाहे वो चंद्रयान 2 का मामला, चंद्रयान 3 का मामला हो, चाहे वो महिला आरक्षण का मामला हो, चाहे सूर्यन का मामला हो, चाहे 3 तलाक का मामला हो, चाहे धारा 370 का मामला हो, उन सबको ध्यान हटाने के लिए ये काम कर रहे हैं। और आज मैं ये कहना चाहता हूँ ये सनातन धर्म को जो गाली दे रहे हैं, जो सनातन धर्म को बीमारी बता रहे हैं, उसका ये समर्थन कर रहे हैं। अभी के मसले की बात करिए ना सर, अभी के मसले पे बात करिए। हम आप जातिगत रिपोर्ट कार्ड पे बात कर रहे हैं, उसी पे बात करिए ना। उसका जवाब आपने मुझे नहीं दिया है, उसका जवाब आपने मुझे नहीं दिया है कि पहले समर्थन और अब विरोध क्यों? ये राजनीतिक मजबूरी थी क्या? ये मैं समझने की कोशिश कर रही थी लेकिन मुझे जवाब नहीं मिला। बहरहाल मैं सीधे अब आगे रुक कर लेती हूँ। कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद है। सर ये बताइए मुझे विजय कौशिक जी कि अगर आप ये कहते हैं कि देखिए हम 2024 में आएंगे तो हम जाति के आधार पर पूरे देश में जनगणना कराएंगे, क्यों आर्थिक आधार पर क्यों नहीं? अगर आप गरीबों वंचितों के लिए आप बात करते हैं तो कराइए ना आर्थिक आधार पर, करिए गरीबों का भला। आप कहते हैं मौजूदा सरकार तो गरीबी नहीं गरीबों को खत्म करने का काम कर रही है, तो आप आएंगे तो आप ऐसा क्या खास कर देंगे? और जाति के आधार पर जनगणना का कार्ड खेलकर क्या आप जाति के आधार बनाम हिंदुत्व की लड़ाई 2024 में चाहते हैं क्या? देखिए सबसे पहली बात, बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा आपको समझना होगा कि जब किसी व्यक्ति ने मोदी जी के लिए कहा कि गन्नू तेली, तो वही मोदी जी चीख चीख कर कहने लगे कि वो पिछड़ी जाति से हैं, वो तेली समाज से हैं, इसलिए उनका अपमान किया गया। यही बात भाजपा ने भी चीख चीख कर इस चीज को कैश करने की पूरी कोशिश की। तो निश्चित तौर पर आज जातिवाद हमारे देश में हावी है, क्योंकि भाजपा की यही साजिश थी कि देश को जाति के नाम पर बांटो। आज हिंदू की बात कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है हिंदू की बात आप कर रहे हैं तो फिर बाकी चीजों का झंझट खत्म कीजिए ना, करके दिखाएं मोदी जी, हम स्वागत करेंगे, करें, लेकिन ये नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने खुद जात पात में बांट रखा है। अभी ये कह रहे थे कि नीतीश जी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, कांग्रेस ने कैसे समझौता कर लिया। अरे भाई जब आपकी गठबंधन की सरकार चल रही थी तब वो भ्रष्टाचार कहाँ चला गया था? तो भ्रष्टाचार तो तब भी था। मैंने कहा था कि नीतीश ने भाजपा लालू के बेटे पर भ्रष्टाचार आरोप लगाया था, नीतीश ने बाहर निकला था और आपसे अलग हो गए। तोड़ मोड़ के पेश मत करो। बिहार की जनता मैंने के ऊपर चुनाव का बोझ न पड़े, मैंने जो कहा था वो लालू के बेटे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था नीतीश ने, और ये चौका अलग हुआ था। आप अभी मैं बता रहा हूँ भ्रष्टाचारी नहीं था। बीजेपी अजीत पवार के ऊपर कितने आरोप लगाती थी कि अजीत पवार चक्की पीसिंग। अरे आप कहीं अजीत पवार की पे बात कर लेंगे, अजीत पवार की पे बात करें, दिक्कत थोड़ी है। सर मुद्दे पे रहिए ना आप लोग, क्यों आप लोग मुद्दे से हट जाते हैं सर? जवाब दे दो, आप मुद्दे से क्यों भटक रहे हो? मुद्दे पे रहिए प्लीज। मुद्दे से मत भटको, मुद्दे पे बात करो ना। मैं केवल जातीय जनगणना के मुद्दे पर बात करो, मुद्दे से क्यों भटक रहे हो? देश को क्यों बांटना चाहते हो? देश को जाति में क्यों बदलना चाहते हो? हिंदुओं को क्यों बांटना चाहते हो? आप इसका जवाब दो ना। आप हिंदुओं को क्यों बांटना चाहते हो? जातियों के क्यों जातिवाद करना चाहते हो? समाज के आपको कुर्सी प्यारी है, आपको देश प्यारा नहीं है, देश की जनता प्यारी नहीं है। नहीं, मुझे हैरानी होती है सर, मुझे हैरानी होती है यहाँ पर अशोक जी कि अब बात विकास की नहीं हो रही, वो मुद्दे जिससे जनता सीधे प्रभावित होती है बात उनकी नहीं हो रही। रोजगार कितना मिला बात उसकी नहीं होती, बात हो रही है जाति की। आप कौन सी जाति के हो, क्या आरक्षण मिलेगा,
सवाल इस बात को लेकर है, क्यों हम जातियों में उलझ के रह गए हैं। आज युवा समाज इतना पढ़ा लिखा है, आज पढ़े लिखे दौर की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, डिजिटल दौर की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, विकास की गति को हम पकड़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद बात फिर हम जातियों की घूम फिर के करने लग जाते हैं। नेहा जी देखिए, हमारे देश में जाति एक सत्य है, और ये सत्य इसलिए मैं बता रहा हूं आपको कि आप ये बताइए, अभी रोहिणी कमीशन का गठन हुआ था 2017 में, मोदी सरकार ने गठन किया था। रोहिणी कमीशन का गठन इसीलिए हुआ था कि उनको फाइंड आउट करना था कि ओबीसी समाज में कितनी जातियां हैं जिनका अभी आरक्षण पूरा नहीं हुआ, जिनको आरक्षण कम मिला। ओबीसी समाज में कौन कौन सी जातियां जिन्होंने आरक्षण का ज्यादा लाभ ले लिया। तो ये कौन गठन किया था? मोदी सरकार ने गठन किया था ना। तो वो रोहिणी कमीशन 14 बार एक्सटेंशन उसको मिलता है। क्यों? उसका जो रिपोर्ट है वो अनसाइंटिफिक रिपोर्ट है। क्यों मैं इससे बात बोल रहा हूँ? क्योंकि वो जो रोहिणी कमीशन 2017 में जो रिपोर्ट बना रहा है नेहा जी, वो 1931 के जनगणना के आधार पर बना रहा है। आप सोच लीजिए, लगभग 100 साल से थोड़ा बहुत कम है। इस आधार पे आप बताइए, अगर उनके पास स्टेटिक्स में सांख्यिकीय आधार पे अगर डेटा नहीं रहेगा तो कोई सरकार रिपोर्ट नहीं बना सकती। तो ये वैज्ञानिक आधार भी है एक, जो आप रोहिणी कमीशन बनाएंगे या भविष्य में कोई और कमीशन अगर सरकार बनाएगी, अगर जो दबी कुचली जातियां हैं उनके उत्थान के लिए सरकार को अगर भविष्य में कभी कोई योजना चलानी होगी नेहा जी, तो ये अगर वैज्ञानिक आधार एक रहेगा तो उस आधार पे वो अच्छी उसकी रिपोर्टिंग तैयार की जा सकती है। तो ये भी एक वैज्ञानिक आधार उसका है। और दूसरा, जो ये विकास की बात चिल्ला रहे हैं, आप ये बताइए 2014 से लेके आज तक विकास का कौन सा ऐसा खाका इन्होंने खींचा है जिसमें देश के लोगों को विकास हो गया है? और एनएसएसओ का सर्वे है, 45 साल में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इसी सरकार की देन है। 55 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज इन्होंने 155 लाख करोड़ में कन्वर्ट कर दिया 10 सालों में। तो ये विकास कहाँ कर रहे हैं? ये कहते हैं हम विश्व गुरु बन रहे हैं। मैंने कई बार बोला टीवी चैनल पे कि पर कैपिटा इनकम में हम बांग्लादेश से नीचे हैं आज की डेट में। हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बांग्लादेश से नीचे हिंदुस्तान है। अब ये फर्जी जो है विश्व गुरु का तमगा जो लेके हमारे देशवासियों को बेवकूफ बनाने काम कर रहे हैं। तो इस तरह से नहीं चलेगा। आप विकास की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हो रहा है इसमें अडानी है, अंबानी है, कुछ चुनिंदा इनके उद्योगपति हैं जो इनको फंडिंग करते हैं, उनका विकास हो रहा है। आप ये बताइए कि 80 करोड़ जनता इनको कहते मुफ्त राशन दे रहे हैं, आप उनसे रोजगार आपने छीन लिया, उनको भीख के तौर पे राशन दे रहे हो 5 किलो, उनको 500 रुपया किसान सम्मान निधि दे रहे। भीख तो ऐसी चीज होती है नेहा जी, भीख आज मिल रही है कल नहीं मिलेगी, लेकिन रोजगार एक ऐसा चीज होता है जिससे हमारी पीढ़ियां उसे जो लाभान्वित होती है, हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, हमारे परिवार का उत्थान होगा। तो भीख से उत्थान नहीं किसी का होता है। ये सरकार क्या है, भीख कल्चर को बढ़ावा दे रही है और रोजगार कल्चर को खत्म कर रही है और इसको नाम दे रहे हैं विकास का। ये इस तरह कैसे विकास हो पाएगा? ठीक है, चलिए इस विषय पे आगे भी हम डिबेट लगातार जारी रखेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बात आज जातिगत आधार पर जनगणना की हो रही है और ऐसे में खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सीधा रुख आप कांग्रेस का कर लेते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ है। आपसे समझना चाहेंगे विजय जी कि 2011 में सर आपने भी तो कराई थी जनगणना, सामाजिक आर्थिक आधार ही था उसका, लेकिन ऐसी कौन सी जनगणना आपने कराई कि रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई? रिपोर्ट ही उसकी सार्वजनिक नहीं की, पैसा भी लगा, वक्त भी लगा, और अब एक बार फिर से वादा कर रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो फिर हम जनगणना कराएंगे। जिसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करेंगे या नहीं करेंगे सर, वो भी बताना पड़ेगा ना। तो वो भी तो काम हम तभी कर पाएंगे ना जब हम सत्ता में आएंगे। सर 2011 में तो आप सत्ता में थे ना सर। देखिए उस समय की परिस्थितियां अलग थी। क्या परिस्थितियां थी सर, बताइए। सुनिए, उस समय भारत को हमने देश और दुनिया की सबसे तेज आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनाया था। आज तो रिपोर्ट जारी कर देते तो नहीं हो पाता क्या? मोदी सरकार ने 2 करोड़ रोजगार हर साल छीनने का काम किया है। आप लगा लीजिए 40 करोड़ लोगों ने रोजगार ढूंढना बंद कर दिया तंग आकर। तो देश के आर्थिक हालात सर रिपोर्ट जारी क्यों नहीं की थी, और आज आपकी बातों पर जनता कैसे विश्वास कर ले, ये मैं सवाल कर रही हूँ आपसे, उसका जवाब दीजिए। कह रहा हूँ, हमने जो कहा हमेशा वो करके दिखाया। इस देश में चाहे हरित क्रांति की बात हो, चाहे श्वेत क्रांति की बात हो, ये सब कांग्रेस सरकार मैं तो जनगणना की बात कर रही हूँ ना सर। बात हो जी, जनगणना की बात करिए ना। 2011 में जो जनगणना हुई थी उसकी रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं जारी की गई, और ऐसी कौन सी स्थिति थी, हाँ ऐसी कौन सी परिस्थिति थी सर जिस वजह से जारी नहीं हुई? सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि अब हम आएंगे दोबारा से सत्ता में
दोबारा से कराएंगे। वो आंकड़े कहीं ना कहीं हमें उस समय सही नहीं लगे थे, इसलिए वो आंकड़े हमने जनता के सामने नहीं रखे और दोबारा हमें मौका मिल नहीं पाया। तो निश्चित तौर पर अब हमें मौका मिलेगा दोबारा से जनगणना करने नहीं, अगर आपको अच्छे लगेंगे वो आंकड़े तब आप रिपोर्ट फिर पेश करेंगे। ये अच्छे लगने का क्या क्राइटेरिया है सर, ये भी मैं थोड़ा समझ लूं। मैंने कहा हमें वो सही नहीं लगे आंकड़े। सही क्या, कैसे सही लगेंगे आपको? जो आंकड़े आएंगे वही तो आप जनता के सामने रखेंगे ना। कि जो आयोग गठित हुआ उसने 1921 के आधार पर कर दिया। तो सवाल ये है कि लेटेस्ट जनगणना के आधार पर दोबारा से जातीय जनगणना के आंकड़े तैयार कराएंगे हम, ताकि हमें किसी तरह की कोई खामी ना रहे और सबको उनका आके मिले। ठीक है अनिल जी, ये बताइए रोहिणी आयोग की रिपोर्ट किस आधार पर तैयार की जा रही है? उसमें जाति कोई आधार नहीं है क्या? आप तो जातियों की बात नहीं करते, और फिर वो किस आधार पर तैयार होगी? ये 1931 के आधार पे क्या? नेहा जी, तो सही बात ये है, हमारा काम है देश का विकास करना। हम पूरी तरीके से देश के विकास में लगे हुए हैं, पूरी पार्टी देश के विकास में लगी। अब जैसे अभी ये 2011 की बात करें, 2011 से 2014 तक ये सत्ता में रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने पिछली बार जनगणना करके उसकी ओपन नहीं करा, देश का पैसा बर्बाद करा है, इसी तरीके से अब ये जनता को फिर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि भी हमें आना भी नहीं है, हमें आना भी नहीं है। और इसी तरीके से वायदे कर दो, वो वायदे कर दो जिस वायदों से वातावरण खराब हो। हम बार बार एक बात कह रहे हैं कि देश को बांटने का मत करो। आज अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं, कोविड काल के अंदर मदद हुई है और उनको गेहूं फ्री दे रहे हैं, तो मेरे भाई इसको भीख मांगने की संज्ञा दे रहे हैं कि भीख दे रहे हैं। भाई मदद करना और भीख मांगने में बहुत अंतर है। अब अगर मानो सपोज करो कि जो सरकारें हैं, जो इनके गठबंधन की सरकारें हैं और जो वो जनता को मुफ्त बांट रहे हैं, क्या वो जनता को भीख दे रहे हैं? यानी अगर सरकार कोई मदद कर रही है तो उसको इनका देखो सोच का नजरिया क्या है, इसको भीख का रूप कर रहे हैं। और जहां तक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि हमने इनकी सरकार ने क्या डेवलपमेंट करा, मैं सिर्फ जवाब मैं मुद्दे से ये मुझे हटना नहीं चाहता था, लेकिन हमने विकास करा, चंद्रयान 3 छोड़ा, जो पूरे विश्व में अलग ट्रैक पे चले गए आप, हमने अगर विकास नहीं, मैं कहना इन्होंने मुद्दे पे आइए ना सर, नहीं कहना चाहता था, मुद्दे पे आइए। मैं बिल्कुल नहीं मुद्दे पे ही रहना चाहता था। चंद्रयान 3 किसकी सफलता है, किसकी नहीं? दूसरा क्या है, रामलला का मंदिर किसके कहने पर बन रहा है, किसके आदेश पर बन रहा है, उस पर हम नहीं जाएंगे ना सर। हम बात यहाँ पर जनगणना की कर रहे हैं और जातिगत जनगणना की कर रहे हैं, उस मसले पे रहिए ना। बिल्कुल हम स्पष्ट कह रहे हैं कि आज देश का विकास होना चाहिए, देश के विकास पर बात होनी चाहिए। जाति की बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, मुझे बताइए। आप कह रहे हैं कि अगर जाति की बात नहीं होनी चाहिए देश में, हिंदू की बात होनी चाहिए, हिंदुत्व की बात होनी चाहिए, सनातन की बात होनी चाहिए, चलिए सब चीजें ठीक है, लेकिन एक बात मुझे बता दीजिए कि फिर जाति क्यों पूछी जाती है? सबके सामने, सबके नाम के आगे हिंदू लगवा दीजिए ना, छोड़ दीजिए कौन किस जाति से है, कौन ओबीसी से है, कौन SC ST वर्ग से है, कौन जनरल कैटेगरी से है, खत्म करिए उसे। नेहा जी, हिंदुओं को बांटने का काम ही तो कांग्रेस कर रही है, हम तो उसको खत्म करने पर ही लगे। करिए ना सर, आप तो पूर्ण बहुमत से हैं। हम तो हमेशा खत्म करने पर ही लगे हुए हैं, और खत्म करने के लिए ही हम सिर्फ देश के विकास की बात कर रहे हैं। हम देश के हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का है, सबको आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा का काम है, स्वास्थ्य का काम है, उनको अपने पैरों पर खड़ा होने का काम है, उनको रोजगार देने का काम है। हम रेहड़ी पटरी वालों को भी 10,000 रुपए का लोन दे करके 50,000 तक का लोन दे करके आगे बढ़ा रहे हैं। सब चीजें ठीक है, लेकिन बताइए ना, ये खत्म कैसे करेंगे? जातियों को खत्म कैसे करेंगे? क्योंकि अब तो इसकी काट ढूंढ ली है विपक्ष ने। तो अब सवाल क्या है कि विपक्ष अगर हिंदुओं को बांटने का काम करेगा, विपक्ष अगर हिंदुस्तान में जातियों का बंटवारा करना चाहेगा, विपक्ष हिंदू मुस्लिम का बंटवारा करना चाहेगा, तो ये विपक्ष का काम, विपक्ष अपने मुंह की खाएगा। जब ये काम करेगा तो मुंह की भी विपक्ष नहीं खानी है। आज देश तरक्की मांगता है, आज देश विकास मांगता है। आज अगर सड़क बनती है तो उस सड़क पर गरीब, अमीर, पिछड़ा, अगड़ा, हिंदू मुस्लिम सब उस सड़क का इस्तेमाल कर रहे हैं, सब उसका उनका बेनिफिट मिल रहा है। अगर देश आगे बढ़ रहा है, प्रगति कर रहा है, तो उसका लाभ सबको मिल रहा है। ठीक है। आज लोगों की भावनाएं बदल गई हैं, लोग विकास की तरफ जाना चाहते हैं, लोग डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहते हैं। आज हिंदुस्तान का नाम पूरे विश्व में
जिस इज्जत और सम्मान के साथ लिया जाता है, आज पूरे हिंदुस्तानी के विदेशों में जो पॉजिटिव सोच आती है उनको इस सम्मान के साथ देखा जाता है। सर लेकिन ये तो मानेंगे ना कि भारतीय जनता पार्टी को डर है कि अगर जाति के आधार पर जनता बंट गई तो नुकसान आप लोगों को हो सकता है। नहीं, मैं देश अगर जाति के आधार पर देश बटेगा तो देश को भी नुकसान होता है। तो भारतीय जनता पार्टी नुकसान और नफा कोई वैल्यू नहीं रखता, कांग्रेस और नफा और नुकसान कोई वैल्यू नहीं रखता। देश का नुकसान नहीं होना चाहिए, देश नहीं बटना चाहिए, देश जाति के आधार पर डिवाइड नहीं होना चाहिए है। लेकिन आजाद गांधी जी, ये आप लोगों को नहीं लगता है क्या कि देश सर्वोपरि है? आप लोग तो जाति के आधार पर अभी तो बिहार में हुआ है, पूरे देश में जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए, फिर उसके बाद मांग करने लग जाते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, मतलब ये उसके बाद तुरंत बाद आपकी मांग आ जाती है। देखिए नेहा जी, हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतंत्र यहाँ बड़ा महत्व है। जनता का, जनतंत्र में जनता मालिक होता है। आप अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग सनातन की बात करते हैं, हिंदू को तोड़ने की बात करते हैं। अगर हिंदू को इस देश में कोई तोड़ा है, अगर हिंदू को कई भागों में बांटा है, उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। आज हिंदुओं की हालात क्या है कि लोगों ने ईसाई धर्म अपना रहे हैं, आज हिंदू जो है मुसलमान धर्म अपना रहे हैं। आज पूरा दुनिया विश्व गुरु के नाम से हिंदुस्तान को जाना जाता था, तमाम दुनिया के लोग हिंदू धर्म में थे। आज क्या कारण था कि हिंदू बट गया? ये लोग जो हैं, जिसकी आबादी बहुत कम है, वो देश को अपनाना चाहते हैं। ये मंदिर में गरीबों को नहीं हिलने देते हैं, मंदिर छुआ रहा है, शिवलिंग छुआ रहा है। राम भाई कौन से मंदिर में किसको बढ़ने से रोका ये तो बता दो। उद्घाटन कौन से मंदिर में किसने किसको बढ़ने से रोका ये तो बता दो। क्यों हम बेकार की बात करके बैठ जाते हैं यार? कौन से मंदिर में किस आदमी को किसने अंदर एंट्री करने से रोका? क्या बेकार की बेइज्जती की बात करते हो? टीवी इतने बड़े टीवी चैनल में बैठ करके इस तरह के बेतुका बयान देना, कहाँ का ये चीज है? क्या हो रहा है? आप जैसे क्या हो रहा है? एक सेकंड, क्या हो रहा है आजाद जी, आजाद गांधी जी, देश में क्या हो रहा है बताइए ना, क्या हो रहा है देश में? अभी अनिल जी भी कह रहे कि कौन से मंदिर में किसको जाने से रोक दिया, ये स्पष्ट कर दीजिए ना। ऐसा क्या है कि क्या एक मंदिर में दलित नहीं जा सकता? ऐसा क्या है कि एक मंदिर में अल्पसंख्यक नहीं जा सकता? सब जा सकते हैं सर, जिसका मन हो वो जा सकता है। किसी ने रोका क्या किसी को जाने से? कहाँ भेदभाव आप बता रहे हैं? इसी हिंदुस्तान में, ज्यादा दुनिया की बात मैं नहीं करता हूँ, इसी हिंदुस्तान में मंदिरों पर प्रवेश पर रोक है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक शादीशुदा लड़की शादी की, दलित समाज की थी और मंदिर में प्रवेश कर गई। यूपी की बात है। वहाँ के उच्च जाति के लोगों ने लड़का लड़की को दोनों मंदिर के पाया में बांध करके पीटा गया। नेहा जी, यही हिंदुस्तान है आपका। भाई जी अगर आप इस तरीके से देश को गुमराह मत करो। आप इस तरह से देश को उस घटना को गलत तरीके से प्रेजेंट करना नहीं मकसद हमारा। कानून नाम की कोई चीज है, उसके खिलाफ FIR भी दर्ज होती है, उसके खिलाफ केस भी होता है, तो आदमी मर्डर भी हो जाते हैं। लेकिन मेरा कहने मतलब ये है कि कहीं किसी को नहीं रोका जाता, कानूनन किसी पर पाबंदी नहीं है, सब जगह आ रहे जा रहे हैं। अगर कहीं पर कोई अराजक व्यक्ति जो है, अराजक व्यक्ति कुछ गलत करता है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज होती है, उसके खिलाफ केस दर्ज होता है। आप कैसी बात करें कि हर जगह ऐसा नहीं है ना आजाद गांधी जी। अगर कुछ लोग ऐसे हैं तो उसके लिए उसके आधार पे आप सबको नहीं तोल सकते हैं कि सब जगह ही ऐसा होता है। उसके आधार पर सबको नहीं तोला जा सकता। क्योंकि समय का भी अभाव है आपके पास, मैं जान रहा हूँ इस बात को जी। हम संक्षेप में यही बोलना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में 90% के लोगों का हिंदुस्तान पर अधिकार है। ठीक है, 90% आबादी यहाँ गरीबों का, बैकवर्ड लोगों का है। नहीं, जब गरीबों की बात करते हैं तो फिर वही मेरा सवाल आ जाता है कि फिर तो आर्थिक आधार पर सर्वेक्षण होना चाहिए ना, आर्थिक आधार पर सर्वे होना चाहिए। अशोक जी घोषणा कर दिया। ठीक है अशोक जी, इस बिहार के सर्वे का, ठीक है अशोक जी, इस बिहार के सर्वे का पूरे देश में 2024 लोकसभा चुनाव के अंदर कितना असर आप देखते हैं, कितना असर पड़ेगा? देखिए नेहा जी, इस देश के 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बोलती बंद है। आपने देखा होगा मोदी जी घबराहट में दो बार ऐसे बयान दिए हैं जो कि इनके लोग हमेशा देते हैं। उन्होंने कहा कि अगर बात गणना सही होती है तो हिंदू भी, बात अगर
गणना से अधिकार अगर मिलता तो हिंदू भी अपना अधिकार लेने के लिए आगे बढ़े। कमोबेश यही इनका स्टेटमेंट था जो 1990 में जब मंडल कमीशन लागू हुआ था। तो इनको घबराहट है कि जब पिछड़ा दलित और अपने हक की बात करेगा तब इनका क्या होगा। तो ये समस्या इनके साथ है। और रह गई बात जो आपने एक दो सवाल किया नेहा जी, बहुत अच्छा लगा मुझे सवाल आपने जो कहा जात के आधार पे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्योंकि हमें लगता है बिना तैयारी के आए हैं, इसलिए हर बात पे विकास 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 लगातार खाली इसी के विकास के अलावा कोई बातें नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात देखिए, विकास की बात करनी भी चाहिए ना सर। विकास तो एक अहम पैमाना है ना, ये तय करने का कि मौजूदा सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया। देखिए विकास की बात करनी चाहिए नेहा जी, मैं विकास के पक्षधर हूँ। पूरा देश में डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, नहीं होगा जो विकास देश का डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, देश का डेवलपमेंट जनता को पता नहीं चलना चाहिए। और देश के डेवलपमेंट का हर आदमी को फायदा मिल रहा है, गरीब से गरीब को फायदा मिल रहा है, हर जाति के लोग को फायदा मिल रहा है, हर धर्म के लोग को फायदा मिल रहा है, हर लोग को फायदा उठाना चाहते हैं। एक एक करके बोलते हैं ना, अच्छे से डिबेट करेंगे, ठीक है। देखिए ये 3-4 जुमला इनके हैं। एक कहते हैं भारत विश्वगुरु बन रहा है, मैंने अभी इसके पहले आंकड़े आपको बताए, पर कैपिटा इनकम, ग्लोबल हंगर इंडेक्स और HDI, वो तमाम आंकड़े हैं। अच्छा, दूसरा एक जुमला फेंकते हैं, मोदी जी आ गए, पूरा विश्व में हिंदुस्तान के लोगों का मान सम्मान बढ़ गया। अरे कौन सा मान सम्मान बढ़ गया साहब? आप 80 करोड़ लोग 2 वक्त की रोटी के लिए सरकार के ऊपर मोहताज है, कौन सा देश का मान सम्मान बढ़ गया? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में देख लीजिए हमारी स्थिति, पाकिस्तान बांग्लादेश के बराबर, हिंदुस्तान का नाम बढ़ गया। कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में जल्दी से अनिल जी, जल्दी से 10 सेकंड। मैं तो नेहा जी ये तो ना तो देश का विकास देख पा रहे हैं ना देश का सम्मान देख पा रहे हैं। आज विदेशों से हम अपने नागरिकों को हम खुद निकालते हैं, औरों के नागरिक भी हम निकाल रहे हैं। ये इनको देश का विकास पच नहीं रहा है, इसलिए बचकानी बात करके देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर क्यों डर लग रहा है आप लोगों को कि जाति के आधार पर हिंदू बढ़ जाएंगे, जाति के आधार पर 2024 का चुनाव ना हो? आप विकास की बात करिए ना, करिए आगे विकास की बात। हमने कितने रोजगार दिए, हमने कहाँ पे विकास किया, हमने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना डेवलपमेंट किया, आप उन विकास की बात करिए ना। आप बताइए महंगाई आपने कितनी कम कर दी, आपने और किस क्षेत्र में युवाओं के लिए क्या किया, बताइए महिलाओं के लिए क्या किया, तमाम चीजें हैं, उनका जिक्र करिए। नेहा जी, निश्चित तौर पर अगर विकास की बात मानी जाए तो आज देश जो है विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है और 30वीं अर्थव्यवस्था का हम दावा कर रहे हैं। आज अगर ये बात देखी जाए तो विदेशों में जब हमारे नागरिक फंस जाते थे तो हम और देशों से मदद मांगते थे, आज और देश हमसे मदद डर है या नहीं जाति के आधार पर जनगणना कराने के? अगर नहीं है तो देश भर में करा दीजिए। नेहा जी दूसरी बात क्या है, कोविड के अंदर हमने इंजेक्शन बना के पूरे देश की जनता को कोविड की महामारी से बचाया। अरे सर, कोविड को गए वक्त हो गया, छोड़ दीजिए ना। कोविड में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था देश की जनता ने देखा। मुझे बताइए कि डर लग रहा है या नहीं? बिहार के ये जो जातिगत आधार पर रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया है, इससे डर लग रहा है बीजेपी को या नहीं? और अगर नहीं लग रहा तो देश भर में करा दीजिए ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी हो जाएगी उसकी। नेहा जी कोई डर नहीं लग रहा, हम अपने विकास के आधार पर जनता के बीच में जाएंगे, अपने काम के आधार पर जनता के बीच में जाएंगे। हमने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है, हमने माफियाओं पर अंकुश लगाया है, हमने परिवारवाद पर अंकुश लगाया है और ये सब लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। ठीक है आजाद जी, कुछ कहना चाहिए? सिर्फ 10 सेकंड है सर, जल्दी से। भारी बहुमत से विजय बनाएंगे, इससे अधिक वोटों, इससे अधिक सीटों पर हम जीत करके आएंगे। ठीक है, ये हिंदुस्तान में अपना जनाधार खो दिया है अटल बिहारी तो सब तय करेगी देश की जनता, आप और हम थोड़ी तय कर लेंगे कि किसने जनाधार खोया किसने नहीं। जी भी विकास की चर्चा करते थे कि हमने देश को काफी ऊंचाइयों तक ले गया। आज देश भूखमरी के कगार पर है। नहीं, एक बात बताइए ना, पलायन हो रहे हैं। नहीं, एक बात बताइए ना, देश में भूखमरी, देश अगर भूखमरी के कगार में है तो बिहार उससे अछूता थोड़ी है, बिहार उससे अछूता नहीं है ना आजाद गांधी जी। और अगर आज जातिगत आधार की जनगणना की जरूरत आपको पड़ी तो विकास पैमाना क्यों नहीं था उसका? क्यों आप लोग विकास के नाम पर वोट नहीं मांग रहे? आज नेहा जी मैं बता रहा हूँ कि बिहार के मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, जिसमें हम 10 लाख रुपया इंडस्ट्री खोलने के लिए दे रहे हैं, 5 लाख सब्सिडीज है, ऐसी कई आज से नहीं चल रहा। इनका स्टार्टअप योजना फाइल, महिला उद्यमी योजना फाइल, बैंक में कागज जाता है, बैंक से लौट जाता है। ये सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं के लिए, RSS के
लोगों के लिए योजना बनाते हैं जी। कि अगर उसका आवेदन जाएगा तो चलिए उसकी स्वीकृति चलिए, देश की होगी, जनता तय दूसरे करेगी लोगों सर की- जातिगत आधार पर जनगणना में कितना दम है, और जिसका जिक्र भारतीय जनता पार्टी कर रही है उनकी बातों में कितना दम है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।